बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students of Iqra Huffaz Boys College, this is our 19th video lecture of Physics second year online classes phase 2। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 18 के इंट्रोडक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सीरीज है उसके बारे में पढ़ा था। उम्मीद है आपने वो नाम याद कर लिए होंगे। ठीक है जी, और अगर नहीं हुए तो एक दफ़ा आप ये फिर देख लें कि हमने जो लास्ट टाइम सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, बाल्सन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पीफन सीरीज़, हमने पढ़ा था कि इनके लिए जो फार्मूलाज होंगे उसमें यहाँ पर वैल्यू लाइमन के हवाले के लिए लाइमन है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कुछ भी आ सकता है। बाल्मर है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कुछ भी आ सकता है। 3 2 से बड़ा 3 4 5, इसी तरह पास्टन, इसी तरह ब्रैकेट, इसी तरह पीफन। अब सवाल जिस तरह आएगा आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल ये फार्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लें। इसमें जो आर एच है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है जी, हम शुरू करते हैं कुछ सवालात से। तो सबसे पहले तो ये फार्मूला देख लें, 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मैंने आपसे कहा ये n1 n2 की जगह कोई भी सिंबल यूज़ हो सकता है, यहाँ पे nf ni यूज़ होगा, आप ये n1 n2 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल पहले पढ़ते हैं। प्रॉब्लम 18.2 है ये आपकी बुक की। What is the wavelength of the radiation that is emitted when a hydrogen atom undergoes a transition from the state n is equal to 3 to n is equal to 1? What is the wavelength? आपसे पूछा जा रहा है wavelength क्या है रेडिएशन की जो कि एमिट हो रही है जब हाइड्रोजन एटम अंडरगोज अ ट्रांजिशन, यानी हाइड्रोजन एटम के अंदर ट्रांजिशन हो रही है। ट्रांजिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को जंप कर रहा है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द स्टेट, यानी जो एनर्जी लेवल है n इज इक्वल टू 3 तीसरे एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 1 पहले एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है, 3 से 1 पे आ रहा है। यानी ये जो यहाँ पर n1 है ये 1 हो जाएगा, क्योंकि छोटा, मैंने आपसे कहा जो भी ट्रांजिशन उनसे जो छोटा होगा वो यहाँ पर आएगा और जो बड़ा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दोनों तो आपको पता चल गया, ठीक है। और जो आर एच है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है और जो लेमडा है आपने ये मालूम करना है। तो सिंपल आप फार्मूला ला के मालूम कर सकते हो। लेमडा आपने मालूम करना है n2, जो n2 है ये 3 है और जो n1 है ये 1 है। आप इसको n2 कर दे, इसको n1 कर दे। यहाँ पे इन्होंने ni और nf लिखा हुआ है। अच्छा जी, सॉल्यूशन में हमने ये फार्मूला लगा दिया। यहाँ पे थोड़ी सी जो गलती है उसको आप देख लें कि ये जो फार्मूला है यहाँ पे आर एच इज इक्वल टू 1.097 एक्सपोनेंट 7, ये ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इसको उल्टा लिख दिया, यानी यहाँ पे आना चाहिए था 1, यहाँ पे आना चाहिए था 3, क्योंकि मैंने आपको बताया जो छोटा वाला होगा एनर्जी लेवल वो हमेशा पहले आएगा और जो बड़ा वाला होगा वो हमेशा बाद में आएगा। तो ये होना चाहिए था 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो ये हो जाता है 1/1 यानी 1 माइनस 1/9। तो ये इधर से उधर खाली इनकी जगह बदल जाए, वरना आंसर में खाली माइनस का फर्क आ जाएगा। तो आप जब इसको हम माइनस करेंगे तो 9 माइनस 1 8/9। देखिए यहाँ पे गलती है कि यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो 1 माइनस 9 यहाँ माइनस आना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो आप ये वाली मिस्टेक इन 2 स्टेप में ठीक कर लीजिएगा कि यहाँ पर लिखिएगा 1 3 की जगह, यहाँ लिखिएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/9। उसका एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 1 ये हो जाएगा 8/9। बाकी सब वैसे ही है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो ये 1/λ था, हम इसको लैम्डा करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी 1/9.75 एक्सपोनेंट 6। ये लैम्डा ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1.0255 एक्सपोनेंट -7 मीटर। ये मीटर में लैम्डा की वैल्यू जो स्टैंडर्ड है वो नैनोमीटर में होती है नॉर्मली। तो हम ये 2 जो पॉइंट है इसको अगर हम 2 स्टेप आगे ले जाए तो ये जो माइनस है ये बढ़ जाएगा, -8 और -9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 102.5, तो ये हो जाएगा -9। तो -9 एक्सपोनेंट -9 मीटर को हम लिखते हैं नैनो। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट -9 की जगह नैनो यानी n आ जाए। ठीक है जी, तो ये पॉइंट 2 स्टेप आगे गया, ये हो गया -7 से -8 -9।
और एक्सपोनेंट -9 यानी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 ये नैनो होता है, जिसका नाम मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 माइक्रो होता है। तो ये नैनो की जगह हमने n लिख दिया और m की जगह मीटर। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, आपसे यही पूछा गया था वेवलेंथ। ठीक है जी। नेक्स्ट सॉरी, प्रॉब्लम 18.6 फाइंड द वेवलेंथ। अब आपसे फिर वेवलेंथ पूछी जा रही है ऑफ द फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको गौर से सुनिए। आपसे वेवलेंथ पूछी जा रही है फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो लाइमन सीरीज थी उसमें जो पहली 3 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, आपसे उनकी वेवलेंथ पूछी जा रही है। तो आप याद करें लाइमन सीरीज कौन सी थी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके 1 पर आते थे, याद है हमने ऊपर पढ़ा था। फिर देख लें कि जो लाइमन सीरीज होती थी ये वाली, ये वो थी जब यहाँ पर n1 था, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन जंप करके आते थे 2 से 3 से 4 से 5 से कहीं से भी। तो ये कह रहे हैं कि इस सीरीज में जो पहली 3 स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी आप वो बताओ। यानी पहली 3 कौन सी होगी, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से 1 पे जंप करेगा ये पहली होगी, जब थर्ड से 1 पे जंप करेगा ये दूसरी होगी, जब फोर्थ से 1 पे जंप करेगा ये तीसरी होगी। तो आपने ये पहली 3 लाइन की वेवलेंथ मालूम करनी है। इसका मतलब आपने पहले वाले केस में ये तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे जो हो जाएगा 2, फिर दूसरे वाले केस में ये 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 3 सॉरी 3 हो जाएगा, और ये तीसरे वाले केस में ये 1 रहेगा और ये हो जाएगा 4। ठीक है जी। तो हमारे पास इस सवाल में यही पूछा जा रहा है कि आपने वेवलेंथ बतानी है पहली 3 स्पेक्ट्रल लाइन जो कि लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम में बन रही। तो डेटा में हमने लिख लिया कि भाई n=1, पहली स्पेक्ट्रल लाइन फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के लिए जो n2 होगा ना वो 2 हो जाएगा। ये है n1, यहाँ पे आप लिखिएगा n1=1। और पहली स्पेक्ट्रल लाइन के लिए जो पहले इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 1 में वो 2 से करेगा, तो इसलिए n2 जो है ना वो 2 हो गया। सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन में जो n2 हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन में जो n2 हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। आपने λ1 λ2 λ3 तीनों केस में मालूम करना है। सॉल्यूशन में हमने लिखा भाई पहला केस में क्या है, ये फार्मूला लिखा। आपने कहा जो पहला केस है उसमें ये 1 तो 1 ही रहेगा n1, n2 की जगह 2 आ जाएगा क्योंकि सेकंड से पहले में जंप करेगा, ये पहला केस होगा। इसको सॉल्व करो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा λ1। किस तरह सॉल्व करना है, आपने इसको एलसीएम लेना है हमेशा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 1 3/4 आएगा। उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, लैम्डा ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स में आ जाएगा, यानी अपॉन करके आएगा। सॉल्व करोगे तो आपको लैम्डा आ जाएगा नैनोमीटर में। इस तरह यहाँ भी वही एक्सपोनेंट -7 था, ये पॉइंट 2 स्टेप आगे गया तो ये -9 हो जाएगा, तो ये 1 to 1.5 नैनोमीटर हो जाएगा। दूसरे केस में आपने क्या करना है, सिंपल ये फार्मूला यूज करना है। लाइमन सीरीज तो सेम ही है ना, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। तो जो दूसरा केस है यानी दूसरा जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वो तीसरे से करेगा, तीसरे ऑर्बिट से। दूसरे ऑर्बिट से वाले केस की बात हो गई, तो तीसरे से करेगा तो n की जगह 3 आ जाएगा। इसको हम 1 - 1/9 करेंगे तो 9 - 1 8/9। इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये लैम्डा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी। यहाँ पे वही चीज़ एक्सपोनेंट -7 2 पॉइंट आगे स्टेप किया तो ये नैनोमीटर बन गया। तीसरे केस में फ़र्क वही है कि यहाँ n की जगह पर 4 आ जाएगा, ये 1 ही रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा λ3 97.2 नैनोमीटर। आप गौर करो, देखो लैम्डा की वैल्यू कम होती जा रही है। λ1 ज़्यादा है, λ2 कम है, और λ3 जो है ना वो और कम है। यानी आप ये समझ लें कि जितना ज़्यादा हम हायर ऑर्बिट में जाते जा रहे हैं तो उतने ज़्यादा लैम्डा की वैल्यू कम होती जा रही है, और लैम्डा एनर्जी का उल्टा होता है। तो इसका मतलब ये कि एनर्जी बढ़ती जाएगी। सेकेंड ऑर्बिट से जब 1 में जंप कर रहा है तो लैम्डा इतना ज़्यादा है, एनर्जी कम होगी। थर्ड ऑर्बिट से जब 1 में जंप कर रहा है तो लैम्डा कम हो गया, इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान जो गैप है वो बढ़ गया। और तीसरे केस में लैम्डा इतना ज़्यादा कम हो गया इससे भी, तो जो एनर्जी होगी वो और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ अगली एग्जांपल में। एपी का मतलब होता है एडिशनल प्रॉब्लम, यानी एग्जांपल 18.1 है। तो एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फॉर एन इज इक्वल टू। ट्रांजिशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, जंप करना, ट्रांसफर होना। एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन करता है फॉर एन इज इक्वल टू 2 एनर्जी स्टेट टू द ग्राउंड। आसान सा सवाल है कि वो कह रहा है एन इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट से
एनर्जी स्टेट भी कहते हैं इसको हम, ग्राउंड स्टेट पे ट्रांजिशन करता है जब करता है, यानी 2 से 1 पे जाता है। तो आप सोचो कौन सी सीरीज बनेगी, लाइमन या बाल्मर या पास्टन या ब्रैकेट। तो लाइमन सीरीज बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि लाइमन सीरीज जब बनती है जब 1 ऑर्बिट में बाकी इलेक्ट्रॉन ऊपर से जम करके आता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट से 1 में जा रहा है, ग्राउंड स्टेट कहते हैं n इज इक्वल टू 1 को, यानी n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में जा रहा है। आपने वेवलेंथ मालूम कर दी, ठीक है जी, ये आप छोड़ दो फिलहाल। तो सॉल्यूशन में हमने वही फार्मूला यूज करना है, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो आर एच तो कांस्टेंट होता है, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर क्योंकि ग्राउंड स्टेट में जा रहा है जिसका n 1 होता है, और आ कहाँ से लाए, n इज इक्वल टू 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। मैंने कहा जो दोनों में छोटी होती है वो यहाँ पर आती है, जो दोनों में बड़ी होती है वो यहाँ पर आती है, ठीक है जी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये 4 माइनस 1 3 अपॉन 4 आ जाएगा। आर की वैल्यू कांस्टेंट है, आप जब आर की वैल्यू रखोगे और ये लेमडा है तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, लेमडा अपॉन 1 अपॉन लेमडा था, लेमडा को ऊपर ले गए तो ये इनवर्स हो गया, यानी 4 अपॉन 3 आर हो गया। आर नीचे चला गया, 3 भी नीचे चले गया, 4 डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमिनेटर में चले गए। इस आर की जगह आपने वैल्यू रखी तो ये 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1.09 एक्सपोनेंट 7, इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर में तो आपके पास लेमडा आ गया 1.214 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। अब दूसरी बात आपसे सवाल में पूछनी थी फ्रीक्वेंसी, कि आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है एमिटेड फोटोन की, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो अगर आपको लेमडा पता चल गया ऊपर तो सी अपॉन लेमडा में आपने लेमडा पुट कर दिया, सी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2.47 एक्सपोनेंट 16 हर्ट्ज। सी की वैल्यू होती है 3 एक्सपोनेंट 8, लेमडा आप ऊपर मालूम कर चुके हो, ये रहा, ये भी मीटर में, ये भी मीटर पर सेकंड में। इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 2.47 एक्सपोनेंट 16 हर्ट्ज, ठीक है जी। ये सवाल हो गया, ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का। ये है एग्जाम्पल 18.3, बुक से थोड़ी सी हटके है लेकिन मिलती जुलती। तो ये आप गौर से सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा सवाल आता है, बहुत ज़्यादा। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इन द बाल्मर सीरीज एंड कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम एनर्जी। अब आप गौर से सुनिए, देखिए पहली बात तो यहाँ पे आ रहा है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज कौन सी सीरीज होती है, सेकेंड सीरीज होती है, ठीक है जी। सेकेंड सीरीज का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से जंप करके आते हैं सेकेंड सीरीज में, तो जो सीरीज क्रिएट होती है वो होती है बाल्मर। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं, यानी n1 तो हमेशा 2 होगा, n2 क्या होगा यहाँ पर फॉर्मूले में। तो अब वो सुने कि जब हाथ से कहा जाए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वो होती है जो बिल्कुल नेक्स्ट ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है। मिसाल के तौर पे बाल्मर सीरीज जो कि n इज इक्वल टू 2 है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन 3 से जंप करेगा, 2 के बाद कौन सा होता है 3, तो जब इलेक्ट्रॉन 3 से जंप करेगा यानी 2 के फौरन बाद जो ऑर्बिट है 3 वहाँ से जंप करेगा तो जो वेवलेंथ होगी वो लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है जी। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जब होगी जब इन्फिनिटी n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक है। दोबारा सुन लें, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वो होती है जब n बिल्कुल अगले वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करता है। अगर 2 है तो 3 से जंप करेगा तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, 1 है तो 2 से जंप करेगा तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, 4 है तो 5 से जंप करेगा तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबके लिए सेम है, वो क्या है, जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से जंप करेगा तो यानी n की जगह हम इन्फिनिटी रखेंगे तो वो जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, वो शॉर्टेस्ट होगी। अब देखें पहला पार्ट क्या है, वो कह रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मालूम करनी है आपने और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मालूम करनी है, हम ये मालूम करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखें, फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ द एनर्जी शुड बी मिनिमम, ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो एनर्जी मिनिमम होती है। बाल्मर सीरीज कौन सी होती है, जिसमें n इज इक्वल टू 2 होता है। तो जब इस पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात होगी तो इससे जो अगला ऑर्बिट है वो 3 है, तो 3 से सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड टू सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगी तो वो जो वेवलेंथ होगी वो लॉन्गेस्ट होगी। तो फार्मूला लगाएंगे 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर यानी 2, छोटा वाला 2 है, माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करा 1 अपॉन 4 1 अपॉन 9, इसका एलसीएम लिया, ये आंसर आया 5 अपॉन 36। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास जो लैम्डा आएगा वो आएगा 656.3 एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर।
दूसरा पार्ट है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट में आपने क्या करना है, बाल्मर सीरीज है तो n1 तो 2 ही रखेंगे फार्मूले में, ठीक है। और जो आपके पास n2 होगा वो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये मैंने आपको बता दिया। जब भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा जाए, जब भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा जाए तो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पर, ठीक है जी, n2 की जगह पर। तो इसको सॉल्व किया तो 1/4 हो जाएगा, और ये 1/infinity 0 होता है, ये खत्म हो जाएगा पूरा, तो ये बन जाएगा r/4। तो लेमडा 1/λ था फार्मूले में, तो ये लेमडा जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये r/4 उल्टा हो जाएगा 4/r। आर की जगह उसकी वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो लेमडा ये आ गया। आप देख भी सकते हैं ये लेमडा बड़ा है, ये लेमडा छोटा है, ठीक है जी। अब आगे चले, तो अब आपने लेमडा मालूम कर लिया, ये दोनों लेमडा, एक लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला। फिर आपसे वो कह रहा था मैक्सिमम एनर्जी मालूम करनी, तो मैक्सिमम एनर्जी होगी हमेशा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाले की, ठीक है जी। वेवलेंथ और एनर्जी ये आपस में इन्वर्स होते हैं, इन्वर्स रिलेटेड होते हैं, यानी अगर वेवलेंथ बड़ी है तो एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ छोटी है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकालेंगे हम, वो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के फार्मूले में रख के निकालेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास जो एनर्जी का फार्मूला है वो है एच सी अपॉन लेमडा। एच वी होता है, वी की जगह सी अपॉन लेमडा, तो ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ये फार्मूला लगाएंगे, ये लेमडा यहाँ पे क्या रखेंगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला। अगर आपसे वो कहता है मिनिमम एनर्जी निकालनी, तो आप यहाँ रखते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला। वो आपसे कह रहा है मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है, तो आप यहाँ रखेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला, यानी ये वाला लेमडा। एच की जगह प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखी 6.625 एक्सपोनेंट -34 होती है। सी की जगह आपने लिखा मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 8। लेमडा की जगह आपने ये वैल्यू रखी जो हम मालूम कर चुके हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इनको कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया 5.45 एक्सपोनेंट -15 जूल। एनर्जी जब जूल में है तो हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस नंबर से डिवाइड करके, यानी 1.6 एक्सपोनेंट -19 से इसको अगर डिवाइड कर दो तो आपके पास ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है जी। इस सवाल को आप फिर एक दफ़ा सुन लेंगे। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब नेक्स्ट ऑर्बिट से जंप करेगा, यानी सेकेंड है तो थर्ड से जंप करेगा। शॉर्टेस्ट हमेशा इन्फिनिटी से जंप करेगा, और मैक्सिमम एनर्जी होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाले की। ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, आप इसको अपने पास नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद फिर टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।